मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। हमने काफी बात कर ली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया था, बहुत उसके पर बात हो गई, लेकिन कुछ और मसाइल भी दरपेश हैं आने वाले दिनों में, बहुत सख्त चैलेंजेस। उसके पर बात करेंगे। एक तो आप जानते हैं कि जो इमरान खान है वो चाइना का विजिट करने वाले हैं। उनके बड़े उसके बारे में इरादे क्या हैं, क्या अज़ाइम है, वहां पर जाकर वो क्या करना चाहते हैं और वहां से हमें क्या मिल सकता है। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, आप जानते हैं कि यूक्रेन का मसला बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो आखिर क्या होगा जो रशिया है और यूक्रेन का मामला, और फिर अमेरिका भी बीच में पड़ चुका है, तो ये मामला किस तरफ जाएगा। और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने जनाब साजिद तार से बात की थी, तो उन्होंने यही कहा था कि जब हम अगली दफा बात करेंगे तो हम यूक्रेन के मसले पर करेंगे। तो आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीजन पॉलिटिशियन है फ्रॉम अमेरिका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, और पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच साजिद तार साहब फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक साजिद साहब, यूक्रेन से स्टार्ट कर लें पहले कि यू। यूक्रेन का बताइए सर, क्या इरादे हैं दुनिया के, किस तरफ जा रही है ये दुनिया, क्या होने वाला है, क्या मामला बहुत ज्यादा कोई खराबी की तरफ जा रहा है। देखिए इस वक्त आलिया, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड शुरू करना चाहूंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट उसमें यह था कि यूक्रेन के मसले को समझने के लिए आपको अमेरिका के मसाइल भी पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि सोल सुपर पावर का टाइटल था उसका। और अमेरिका के कमजोर होने की वजह से दुनिया में पावर का बैलेंस खराब हो चुका है, और उसको दो कंट्रीज जो थे वो यूज कर रहे हैं, थे नहीं बल्कि कर रहे हैं। उसमें एक चाइना है और एक रशिया है। अब उसमें मैं आपको ये पढ़ना होगा कि सबसे पहले रशिया ने क्या किया था कि क्रिमिया को टेक ओवर किया था ओबामा दौर में। एक तो उसकी हिस्ट्री ये है। दूसरी उसकी हिस्ट्री ये है, और उसमें भी उस दौर में भी ओबामा साहब रेड लाइनें ड्रा करते रहे। दूसरा, रशिया ने अमेरिका को टेस्ट किया था सीरिया में, वहां भी रेड लाइनें ड्रा करते रहे, और रशिया ने जाके वहां पे नेवल बेस बना दी थी। दूसरा कंट्री आपने देखा है चाइना है। चाइना ने सबसे पहले टेस्ट किया साउथ चाइना सी में, वहां पे आइलैंड बनाए। फिर वहां पे टेरिटोरियल उन्होंने साउथ चाइना को थ्रेट करना शुरू कर, साउथ कोरिया को थ्रेट करना शुरू कर दिया। जापान की आइलैंड्स के ऊपर अपना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर उसने ट्रेड के ऊपर अपनी जो है वो सुप्रीमेसी उस एरिया के अंदर टेरिटोरियल इशू क्लेम करने शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि अमेरिका, अब अमेरिका क्या है, अमेरिका इस वक्त पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। और दूसरा, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप भी। अब इन यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, यहाँ के बच्चे जो हैं उनके माइंड जो है वो ये थक चुके हैं। देखिए, अगर आप, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे एमबीए करता रहा हूं। एक चीज पढ़ी जाती है लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक प्रोडक्ट जो थी वो ये थक चुकी है। जब ये 400 साल से ये थक चुके हैं दुनिया को गवर्न कर करके, रूल कर करके। अब अगली जनरेशन इनकी जो है इसमें जा रही है। अब यहाँ पे अगली जनरेशन थक चुकी है, उनकी लीडरशिप की तरफ तवज्जो नहीं है, और ये प्रमोट किया जा रहा है सोशलिज्म। यहाँ पे मैं हैरान होता रहता हूं कि देखें, अमेरिका ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि टू स्टैंड अगेंस्ट द एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को अमेरिका ने रेस्क्यू किया, कर्जे दे देकर वहां दोबारा यूरोप बिल्ड हुआ। आज वही मुल्क हमारा अमेरिका, उसके अंदर हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट एजेंडा है। बाइडेन साहब को अगले दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई पेश करना पड़ी कि मैं सोशलिस्ट नहीं हूं। गवर्नमेंट हमारे घरों में मास्क भेज रही है, हमारी टेस्ट किटें भेज रही है, ये सोशलिज्म है। अब दूसरा तरीका बताना, इस वक्त अमेरिका के अंदर इशू देखें। इन्होंने एक आर्मी के अंदर एक लॉ अगले दिन इंट्रोड्यूस कराया है कि जो नहीं लगाएगा पायलट, वो जहाज नहीं उड़ा सकेगा, फाइटर जहाज नहीं उड़ाएगा, उसको एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा। कई सौ इस वक्त F-16 और दूसरे पायलट जो है उनको निकालने के लिए तैयारियां हो रही हैं। अगले दिन एयरफोर्स के एक अफसर ने आकर इंटरव्यू दिया, उसने कहा एक फाइटर पायलट को बनाने के लिए 14 साल लगते हैं, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट उनको निकालने के लिए तैयार बैठी है। तो इन हालात में, ये तो मैं थोड़ा सा ऑफ ऑफ द सब्जेक्ट चला गया, लेकिन अमेरिका, मेरा मकसद ये था कि अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार है। जिस तरह हमारा प्रेसिडेंट एक ज़ईफ है, मर्दे बीमार है, यहाँ पे अमेरिका में समझा जाता है शायद उसको यही नहीं पता कि इज प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट, क्योंकि वो स्टटर करते हैं स्पीचेस में भी। पीछे से उन्होंने खुद एडमिट किया कि मेरे हैंडलर हैं जो पीछे मुझे हैंडल करते हैं, वो लिख के लाते हैं कि किस जर्नलिस्ट से क्वेश्चन करना होता है, किससे नहीं करना होता। तो इन हालात के अंदर पुतिन साहब, जिनका बैकग्राउंड केजीबी है, जो कि एक मंजे हुए ऑफिसर, आर्मी मिलिट्री ऑफिसर रहे हैं, वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि अमेरिका की प्रॉब्लम्स क्या है, और वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं।
अब मैं यूक्रेन के बारे में जब मैं खासकर उसको डिस्कस करना चाहूंगा, 1,27,000 सोल्जर इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर बैठे, 1 लाख उसमें आर्मी लड़ने वाली है और 21,000 तकरीबन एयरफोर्स और दूसरे इस तरह की फौजों के लोग हैं जो तैयारी करके बैठे हैं। और मैं अगली बात ये करना चाहूंगा कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, उन्होंने अपने टैंक जो है उनको तैयार प्रेप कर लिया है, वो तैयारी करके बैठे हैं। और दूसरा, उनको यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन के कई शहरी जो है वो यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ जाना चाहते हैं। मैं यहां पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो अभी ये भी बताना चाहूंगा कि उनकी रशिया की डिमांड्स क्या है। रशिया की डिमांड जो है, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता, रशिया ये चाहता है उसको गारंटी दी जाए कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा। एक सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, इस वक्त पुतिन साहब की जो सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे एरिया के अंदर अमेरिका नेटो मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद करे। और वो बेजार इस चीज से है कि 2 कंट्री जो पोलैंड और बेलारूस जो कि रशिया का हिस्सा थे, अमेरिका ने रशिया को के लिए खतरा बनाया, उनको नेटो की मेंबरशिप दी और मुसलसल उस एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है अमेरिका जाके। और इस वक्त उनको इतना फ्री असला दिया जा रहा है यूक्रेन को, जिस तरह रशिया को ये खदशात है कि जितना असला दिया जा रहा है, ये इसके बाद अगली चीज यही होगी कि नेटो की मेंबरशिप हो। तो ये गारंटीज मांग रहे हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान से भागा शिकस्त खाकर, उनके एलाइज उन पे एतमाद नहीं करते, एलाइज कंफ्यूज है। उसका मैं आज की आपको खबर बताना चाहूंगा कि जर्मनी और फ्रांस डायरेक्ट रशिया के साथ बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा स्लैप, सबसे बड़ा थप्पड़ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे है कि आपके एलाइज डायरेक्टली वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द यूरोप, क्योंकि आपकी ना फॉरेन पॉलिसी को रिस्पेक्ट है, ना को आपकी रिस्पेक्ट है। आप अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो एलाइज को किस तरह डिफेंड करेंगे आप? क्या आपने फिलीपीन के अंदर अभी पिछले हफ्ते एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज की, उसके बाद 35 चाइनीज फाइटर जहाज जो है वो ताइवान के ऊपर उड़े हैं और आपका मजाक उड़ा है, अपने पावर फ्लेक्स की। तो ये यूक्रेन के हालात हैं। और इसमें मेरे ख्याल में यूक्रेन, जिस तरह मैंने बताया कि रशिया को यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है, रशिया इंटरेस्टेड है कि शायद वहां पे कू हो। उन्होंने अपना एक मेंबर एमपी, जब पुराना एमपी, उसको तैयार कर रखा है, वहां पे उसको काफी सपोर्ट हासिल है। तो अमेरिका, पुतिन जो है वो बाय हुक्स और क्रुक्स, दिस इज व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन यूक्रेन। और मेरे ख्याल में जो उनकी अब लोकेशन अगर देखें तो वो रशिया के साथ बॉर्डर है, बहुत बड़ा बॉर्डर है। और जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट हासिल है यूक्रेन के अंदर लोगों की, आवाम की, मेरे ख्याल में वो अगर वो जाते भी हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। सिर्फ वाहिद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाइडेन साहब के, सबसे बड़ा देखिए इन्होंने कमजोरी अगले दिन क्या की। 2022 की पहली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें इन्होंने कह दिया है कि अगर रशिया टेक ओवर करता है, वी विल सी कि what kind of invasion is it? It is minor invasion or is a larger invasion? Invasion होती है। मेरा मतलब इन्होंने जो इतने थकी हुई और कमजोर स्टेटमेंट दी है, इसमें लोग इसको डिस्कस इसी तरह कर रहे हैं कि शायद उन्होंने रशिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप टेक ओवर कर लें। तो अगर दुनिया की वाहिद सुपर पावर, मैं तो खैर अब सुपर पावर इसको कहते भी शर्म आती है, लेकिन अगर वाहिद सुपर पावर है तो उसका प्रेसिडेंट जो है वो अगर ये स्टेटमेंट देता है तो इन्हें फिर इनका आप अंदाजा खुद ही लगा लें। मैंने तो इनको असेस कर लिया था कि जब CIA हेड यहां से गया था और वो जाके तालिबान के कदमों में रोया था कि हमें 1 हफ्ता 10 दिन बढ़ा दें निकलने के लिए, और उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ डेडलाइन, दिस अ डेडलाइन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। तो मेरे ख्याल में उसी दिन ही अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान में दफन हो गई थी और उसी के ये साइड इफेक्ट है आज जो यूक्रेन में हो रहा है। ठीक, साजिद तार साहब, ये सब तो आपने बड़ी डिटेल में बताया हमें, उसका जो बैकग्राउंड है और जो इस वक्त चल रहा है। अमेरिका के बारे में ये भी कहा गया, एक खबर ये भी आई कि अमेरिका ने इंडिया से ये कहा है कि रशिया से बात की जाए, या उनकी पुतिन से जो है रशिया से बात करवाई जाए। अब आप जानते हैं कि इंडिया के तो बहुत ही गहरे ताल्लुकात है रशिया से, तो आप समझते हैं कि इस तरीके से इंडिया की तरफ से एज सच कोई स्टैंड नहीं आया, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, पॉसिबल मेरे ख्याल में इस वक्त पुतिन हैज मेड अप हिज माइंड। उन्हें पता है कि इस वक्त जो कुछ भी होगा उसके, बल्कि यहां तक है, मैं तो यहां तक आज की खबर जो वाशिंगटन डीसी की है कि रशियंस दे आर प्लानिंग कि अगर सैंक्शंस लगती हैं तो हम उसको काउंटर हमने किस तरह करना है। तो अगर एक पार्टी इस तरीके से माइंड बना ले तो वो किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मुसलसल एक्सरसाइजेस वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है
कि उन्होंने अमेरिका को, इस वक्त अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट कोई होता तो इस तरह ना होता। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौर में ना तो नॉर्थ कोरिया ने कोई मिसाइल एक्सरसाइज किया था, नॉर्थ कोरिया टाइम में चाइना भी अपनी बाउंड्रीज में था, रशिया भी अपनी बाउंड्रीज में था। वो देखे ना, उनके पूरे डिपार्टमेंट है, कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लीडरशिप का माइंडसेट क्या है। देखिए, हमारी लीडरशिप का माइंडसेट सिर्फ अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, दैट्स इट, पीरियड। ये इनकी सलाहियत ही नहीं है, इनके रडार पे ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी। तो जब इनके रडार पे इंडिया, और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि इंडिया वाकई जो है, इंडिया का लेवरेज है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली S-400 लिया वहां से, रशिया से, उनके रिलेशनशिप है, उन्होंने बैलेंस बहुत करते हैं। फ्रांस से उन्होंने राइफल लिए, उनकी वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इन चीजों की वजह से। और दूसरा, जिस तरीके से इंडियन डायस्पोरा जहां भी है, जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं, इज रिमार्केबल, उनका उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी इंडिया का इतना कद काठ नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैटर्स में आर्बिट्रेसी या इस तरह की कुछ चीजें कर सके या कुछ सॉलिड कर सके। और दूसरा, भूटान, जिस तरह मैंने बताया, इज अ वंडरफुल लीडर। मैं समझता हूं कि उन्होंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, उनको सपोर्ट भी हासिल है, यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और दूसरा, कितने कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने यूरोप के अंदर अपनी गैस पाइपलाइन बना के अपना शिकंजे, अपने आप को ताकतवर कर लिया है। अब यूरोप उनके खिलाफ कभी भी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सारी गैस सप्लाई रशिया से जा रही है यूरोप के अंदर। अगर किसी वक्त वो बंद करेंगे तो आपका जो यूरोप है वो सर्दी से ठिठर के मर जाएगा। लेकिन और उसको अमेरिका ने अलाउ किया था। आपके हमारे ओबामा जैसे लोग आते थे प्रेसिडेंट, अपनी पाइपलाइन यहाँ पे बंद कर दी इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन रशिया की पाइपलाइन जब जर्मनी उस एरिया में जा रही थी, दे लेट देम डू इट। उसमें मैं ब्लेम करूंगा अमेरिकन पुअर लीडरशिप, अमेरिकन फैंटेसी ऑफ सोशलिज्म, और ये सारी चीजें अमेरिका को कास्ट कर रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को कास्ट कर रही हैं, और उसी की प्राइस आज पे की जा रही है। चलिए साजिद साहब, जरा बढ़ते हैं हम अपनी जानिब। हमारे वजीर आजम जो है वो ट्रांसपेरेंसी से निकली, वो तो आपको पता है निकले ही होते हैं। बल्कि मैं देख रही थी, उन्होंने कहा कि उनकी आज भी कोई ऐसी स्टेटमेंट मुझे नजर आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो अब पहले 90 दिन में ही आते ही करप्शन खत्म कर दी। तो कोई बड़ा स्कैंडल हमारा तो आया ही नहीं। मुझे ये बताइए कि वो जा रहे हैं रशिया, वहां पे चाइना, नेक्स्ट मंथ, और आप क्या समझते हैं कि वहां से हमारे हालात, तो जाहिर है आप जानते हैं कितने बुरे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो शायद वहां से कुछ मदद के तलबगार हों और उनसे कहें कि भाई कुछ हमारी मदद कीजिए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? देखिए, खान साहब मेरे ख्याल में इट्स टू लेट, अब इनको जाना नहीं चाहिए था। खासकर जब डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह के गरीब मुल्कों के लोग अक्सर जाते हैं जब बाहर सदर, तो वापसी पे कई दफा नहीं आते वापस, कई दफा उनके हालात वापसी पर तब्दील हो जाते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी इस तरह ही हैं। मैं थोड़ा सा रिसेंट हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। गनी साहब आखिरी दौर में जब अमेरिका आए, तो मैंने शायद आपके सेगमेंट में कहा था कि वो रिटायरमेंट पैकेज लेने आए, और वो रिटायरमेंट पैकेज लेकर गए। उसके बाद रशियन डिप्लोमेट ने भी कहा कि काफी कैश लेकर गए यहाँ से। खान साहब शायद औसत वकीलों की फीसें लेने जा रहे हो वहां पे, क्योंकि जाहिर आगे कई केसेस आएंगे, जुडिशरी में बड़ा अरसा खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा खान साहब क्या करने जा रहे हैं। खान साहब ने एक तो खान साहब, आपको पता CPEC बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद पड़ा है, उसके ऊपर तहफ्फुज़ात है उनको। खान साहब ने जाने से पहले उसकी तैयारी शुरू कर रखी है। 37 रेगुलेशंस को डीरेगुलेट किया गया है, उसको स्पीड अप करने के लिए। खान साहब ने दूसरी पॉलिसी बनाई है कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट हर 15 दिन के बाद चेक करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। टू लेट, मेरे ख्याल में टू लेट। खान साहब, अब आपकी तवज्जो सिर्फ आपने चंद दिन जो है वो देखें कि आपने किस तरीके से अपनी हुकूमत से निकलने के बाद आपने सर्वाइव किस तरह करना है, लोगों को किस तरह फेस करना है। खान साहब की उन चीजों पर तवज्जो होनी चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मैं जिस तरह खान साहब इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस करें कि आप CPEC भी बनाया दोबारा और इन्वेस्टमेंट भी करें। खान साहब, आपके ख्याल में उन्हें आपकी ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल चाइनीज अंधे हैं, आंखों से कानों से बहरे हैं, जब उन्हें पता है कि आप 124 से 140 पे जा चुके हैं, आप करप्शन में डूबे हुए हैं तो वो भी करप्ट है, चाइना भी करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उनके अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल रीजन यही है कि आप दोनों पार्टियां करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इतने अंधे नहीं है, वो इतने बहरे नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि आप क्या करते हैं पैसों के साथ, आप किस तरीके से आप हैंडल करते हैं फॉरेन फंडिंग कुछ चीजों को। तो एक तो खान साहब वहां से पैसे लेने जा रहे हैं। दूसरा, देखिए, ये अपने रिलेशनशिप ठीक किस तरह करने चाह रहे हैं। ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया है, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है।
दूसरा साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं खान साहब। तो ये एक ब्लंडर में से ब्लंडर होगा, मेरा ख्याल है या मशवरा है, अगर कुछ सिंसियर इनके देखने वाले हैं तो इनको चाहिए कि ना जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सख्त गर्म हवाओं का रुख आपकी तरफ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की तरफ, आपके हालात। आज इन्होंने नया आपका जो है अब्बासी साहब को अपॉइंट कर दिया है, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि अब देखें अपनी टेबल के ऊपर देखें कितने लोग जो है वो नहीं बैठना पसंद करते, तो इन चीजों पे तवज्जो दें। और वो कहते हैं ना आफ्टर लाइफ पे उस पर तवज्जो दें कि चीजें बाद में किस तरह आपने हैंडल करनी है, उन चीजों पे तवज्जो दें। क्योंकि अगर अखलाकियात के लिहाज से तो खान साहब के पास ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कोई जवाब नहीं इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने की। उसकी वजह यह है कि इन्हीं रिपोर्टों को लहरा के आप नवाज शरीफ से इस्तीफे मांगते थे। साजिद साहब, अभी आपने कहा आफ्टर लाइफ पे तवज्जो दें, तो आप उनके उस जुमले की वजह से कह रहे हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है? नहीं, आफ्टर गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था कि कब्र में सुकून। अच्छा साजिद साहब, एक और बात, ये जो आप कह रहे हैं कि अगर वो ना जाए वो, तो ये हो सकता है कि हम ना जाए। चाइना, एक तो अमेरिका नहीं जा रहा, इतने कंट्रीज वहां पे नहीं जा रहे, उसको ये है कि पाकिस्तान आएगा, तो क्या हम ये जुर्रत कर सकते हैं कि हम ना जाए चाइना? जुर्रत खैर देखिए हो सकता है प्रेशर हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रिसेंटली आपको खैरात में उन्होंने कुछ त्यारे दिए हैं इंडिया की दुश्मनी में। तो वरना तो आपको कुछ, एक मिनट के लिए जरा सोचें, इंडिया की दुश्मनी ना होती चाइना के साथ तो उन्होंने जो राइफल तारे लिए थे या S-400 लिया था, तो फिर आपने क्या करना था? मैं हंसता रहता हूं बैठ के अकेला कई दफा कि खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों माने आपने? तो देखें, मैं कई दफा सोचता रहता हूं कि देखें, यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है। आप कभी अपनी जुडिशरी की अपॉइंटमेंटें देखें, राणा शमीम साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने हिस्ट्री जब पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे जमीन निकल गई कि आपके एक बिल्तिस्तान का चीफ जस्टिस और हाउ ही गॉट अपॉइंटेड एज अ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस, हर एक के लतीफे मैं मेरा बस एक मैं सर आलिया, मैं आपकी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं कहता, मैं आपके लोगों को, आपके इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन नहीं कहता। आपका एक अलायंस है करप्शन का, वो अलायंस करप्शन का ये है कि उसमें जुडिशरी भी शामिल है, आपके सियासतदान भी शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, एक अलायंस है। और उनका एक देखे ना, अलायंस किसको कहते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्टिव एक हो, तो जब आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहां से लूटो और कनाडा और लंदन भाग जाओ, तो उस अलायंस में सब यूनाइटेड है। खान साहब तो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंसी, उन्होंने कहा कि मैंने कौन सी फैक्ट्रियां बनाई, मैं तो मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है? तो कोई है ही नहीं करप्शन। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान को लूटना करप्शन कौन कहता है इसको? ये तो आपका बुनियादी हक है। आप वो कहते हैं हर एक लूट रहा है, सारे लूट रहे हैं, सदियों से लूट रहे हैं, 74 साल से लूट रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा नया काम किया? मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। देखे ना, रियासत मदीना और हजरत उमर की मिसालें तो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए है ना, इन पे तो ये तो वो, इनके लिए तो वो थोड़ी मौजूद थोड़ी। देखें, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था, 14 अरब रुपया जो निकला आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में से, वो अगर अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट IMF ना निकालता तो फिर वो उसकी तो खबर भी नहीं बननी थी। रियासत मदीना और हमारे वो वजीर आजम साहब का फंड है, ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक है। जिस उसकी वजह ये मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ कि PTI के नुमाइंदों को इतनी बड़ी करप्शन की वजह क्या थी, मैं उसके जवाब भी दे देता हूं। आपके पुराने जो दूसरे लोग हैं, जो पाकिस्तानी, जो पुराने लूट रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहकर इलेक्शन लड़ना होता है, वो चाहे पार्टी स्विच कर लें, चाहे पीपल्स पार्टी नून लीग, तो फिर भी रहना तो वही होता है उन्होंने। हमारे जो नए बच्चे आए थे, ये काउंसलर बनने की सलाहियत भी नहीं रखते थे अपने मोहल्लों से। इनको मोहल्ले के कॉर्नर से किराने का दुकानदार सिगरेट नहीं उधारे देता था, इनके करैक्टर ये थे। इन लोगों को जब आपने झंडे वाली गाड़ियां दी, इन लोगों ने, इनको पता था कि हम दोबारा MNA या MPA नहीं बने, तो आखिरी एक जो मौका मिला है इसको कैश करें। उन्होंने फिर मेरे मादरे मिल्लत को छीला इस बुरे तरीके से, बेरहमी के साथ।
और मैं उनको ये मेरी जस्टिफिकेशन है बिल्कुल। तो उन्होंने इस तरीके से छीला है, जो उसकी मिसालें आप 140 पे आ गए। अगर खुदा ना करे खास साहब कुछ और अरसा रह जाते हैं, आपको 180 से भी पिछले नंबर पे जाना पड़ेगा। सर टोटल 180 है। हो सकता है कि 80 पे 81 पे चले जाए। लेकिन जिस स्पीड आपकी जो स्पीड नजर आ रही है, आप अगर इस स्पीड को मेंटेन किया आपने, तो आप जो हदें क्रॉस करेंगे। स्पीड तो सर ऐसी। अच्छा साजिद साहब, आखिरी सवाल, आपने बीच में एक बात कही थी, मेरे जहन में है वो, आपने कहा चाइना जा रहे हैं, वैसे तो वो अक्सर इस दौरान, इस सूरत हाल में जब दूसरे मुल्कों को जाते हैं तो रिटायरमेंट हो जाती है, तो आप क्या, आपको लग रहा है कि खान साहब चाइना जा रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे वो? मेरे ख्याल में देखे ना, पैसे ढूंढ रहे हैं, गनी साहब भी पैसे लेने आए थे, आखिरी वो पैकेज लेकर गए थे। मेरे ख्याल में तो खान साहब नहीं तो खान साहब के आसपास जो टीम है, उन्होंने कहा होगा भाई वकील करोड़ों में आजकल फीस लेते हैं, इसका क्या करेंगे बाद में, वो तो टाइम नजदीक आ चुका है वकीलों की फीसों वाला। तो वैसे इन हालात में जाना बनता नहीं है प्राइम मिनिस्टर का एनीवेयर। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर को लाहौर नहीं जाना चाहिए। आप चाइना की बात कर रहे हैं। सर वो उस्मान बुजदार से मुलाकात किए बगैर कैसे रह सकते हैं? उस्मान बुजदार साहब तो घर इधर इस्लामाबाद आ सकते हैं। खान साहब को नहीं जाना चाहिए। खान साहब को देखना चाहिए कि कौन कौन से वजीर भाग रहे हैं इस वक्त। उनकी लिस्ट बनानी चाहिए खान साहब को, टाइम वो आ चुका है।